नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको देहरादून लिए चलेंगे, जहां सीएम धामी का भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त के लिए यहां पर सीएम को सम्मानित किया जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक संगठन का सम्मान भी यहां पर हो रहा है। नॉर्थ बेंडिंग पॉइंट पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर सीएम धामी को सम्मानित किया जा रहा है। महंत श्री 1008 पूज्य कृष्णगिरी जी महाराज हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री भी रहे। हमारे लोकप्रिय विधायक राजपुर आदरणीय खजानदास जी, गीता भवन के अध्यक्ष समाजसेवी आदरणीय राकेश ओबराय जी, अध्यक्ष उत्तराखंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन श्री पंकज गुप्ता जी, और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया, सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे संगठन, और मैं इसको कहूं देहरादून की अगर मैं क्रीम कहूं महाराज जी, इस महानगर की क्रीम में से उपस्थित हमारे प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सभी आए हुए मेरे भाई बहन, उनका संयोजन करने का काम कुंवर जतिंदर सिंह जी के द्वारा किया गया। सच में एक कल्पना की गई, और उनके साथी एक आज मंच से दूर है, वहाँ नीचे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया प्रमुख, मीडिया के प्रभारी मेरे छोटे भाई मनदीप सिंह चौहान जी, और यहाँ उपस्थित सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, सभी प्रतिनिधिगण, हमारे अनेक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक एक का नाम लूँ, अशोक वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, अनेकों साथियों को मैं सबको जानता हूँ, सभी के, और हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, आप सब यहाँ मेरा प्रोत्साहन करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए, और सच में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं हम सभी का, और आपने यहाँ पहुँचने पर मेरा बहुत जोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया। मेरी माताओं ने, बहनों ने तिलक लगाया, नौजवान युवाओं ने नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मीडिया के सभी मित्र जो हमारी इस मुहिम को लगातार एक समर्थन देकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपने मीडिया के बंधुओं का भी मैं उनकी उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित कर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो मुहिम हमने चलाई है, इस मुहिम को समर्थन देने के लिए आपने जो मेरा अभिनंदन किया है, मैं भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रमुख संस्थाओं का ये कार्यक्रम केवल एक अभिनंदन कार्यक्रम नहीं है, अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के सपने को साकार रूप देने का एक उत्सव है, जिसकी अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर शपथ ली है। इसलिए ये सम्मान केवल मेरा नहीं है भाइयों बहनों, ये सम्मान उत्तराखंड के 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता का सम्मान है, और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड निर्माण के संकल्प से जुड़ा हुआ है ये सम्मान। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना, जैसा पूज्य चिदानंद जी महाराज कह रहे थे यहाँ पर, सच में कुंवर साहब ये कोई सामान्य काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना ये मेरे लिए
कोई व्यक्तिगत विजय नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की जीत है। ये ईमानदारी की ताकत की जीत है और ये हमारी आने वाली नई पीढ़ी की उम्मीदों की जीत है, उनके सपनों की जीत है, जहां वो मेहनत करके परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, न्याय मुक्त समाज चाहते हैं, न्याय मुक्त व्यवस्था चाहते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा अभिशाप है, भ्रष्टाचार एक ऐसा अभिशाप है जिसने इस पवित्र धरती को कई दशकों तक प्रगति करने से बाधित किया है, वर्षों तक जनता के अधिकारों को लूटा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और ईमानदारी से काम करने वाले उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। उनको हमेशा उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ अन्याय करके उनको हाशिए पर धकेल दिया जाता है। भाइयों बहनों, जब मुझे मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करने का अवसर मिला, तब से ही मैंने प्रण लिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों न हो। आज मैं आप सबके समक्ष इतने सारे, सच में आप सबको मैं जन के नजदीक तो है ही हैं, आप सब धार्मिक संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के, जो जन और भगवान दोनों के प्रिय हैं, ऐसे लोगों के समक्ष कहने पर मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि हमने इस दिशा में साहसिक कदम उठाए हैं और जिन लोगों ने भी व्यवस्था में सेध लगाई है उन्हें रख रहे हैं, ढिलाई उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। चाहे हम सबको याद होगा, एक समय था, आज से अगर 3-4 साल पहले आप चले जाइए, कोई परीक्षा होती थी, आप सबके परिवार के आसपास के लोग परीक्षाओं में भाग लेते थे, सरकारी परीक्षाओं में भाग लेते थे, मेहनत करते थे, ईमानदारी से पढ़ाई करते थे, अपने बेटे बेटियों की तैयारियां करवाते थे, दूर दूर से आते थे, अपना शरीर पर कपड़ा कम पहनकर, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को कम करके भी। आप समझिए, सामान्य परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके माता पिता की और उनकी कितनी चुनौतियां जीवन में होती है, हम सब भली भांति जानते हैं, हमने नजदीक से देखा है। इतना सब करने के बाद जब वो परीक्षाओं को फेस करते थे, परीक्षाओं में भाग लेते थे, योग्यता होने के बाद भी, प्रतिभा होने के बाद भी, तैयारी अच्छे होने के बाद भी उनका चयन नहीं होता था। चयन होता था जो पेपर लीक में शामिल होते थे, नकल माफियाओं के साथ सांठगांठ करते थे, पेन ड्राइव से नकल करते थे, भाइयों बहनों, किसी न किसी व्यवस्था विरोधी काम में सम्मिलित होते थे, उनका चयन होता था। लेकिन हमने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया संकल्प लेकर, और जब हम व्यवस्था बदलने लगे तो हमारे जो युवा थे, छात्र छात्राएं, उन सबको बरगलाने का काम भी हुआ, उनको सड़कों पर उतारने का काम भी हुआ, उनको व्यवस्था तोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, उनको दिग्भ्रमित किया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी, हमारा मन साफ था, ये संकल्प था कि हम आने वाली युवा पीढ़ी को हर प्रकार से न्याय देना चाहते हैं, उनको एक अच्छा पद देना चाहते हैं, एक रास्ता देना चाहते हैं। हमने उन नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। और हम पूरे देश का, जैसा अभी पूज्य स्वामी चिदानंद जी ने कहा, पूरे देश का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 3.5 वर्षों में
24,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं, 24,000। और किसी एक में भी नकल का मामला नहीं आया है। और अब चयन का आधार नकल माफियाओं से सांठगांठ नहीं है कि नकल माफियाओं से सांठगांठ होगी, पेपर लीक करवा देंगे, पेन ड्राइव से नकल कर लेंगे या भ्रष्टाचार कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा चयन हो जाएगा। अब चयन का आधार केवल एक है, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा। इसी का कारण है कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का चयन हो रहा है और एक एक साथ जिनका 6 सालों से 7 सालों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे। आपके आसपास भी बहुत लोग मिल जाएंगे, आप देखिएगा, जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे जिनका एक परीक्षा में भी पिछले कई सालों में चयन नहीं हो रहा था। इन 3-4 सालों में अब एक साथ 4-4 परीक्षाओं में चयन हो रहा है, एक साथ। कई बार वो भी कंफ्यूज है कि अब मैं कौन सी नौकरी को ज्वाइन करूं और कौन सी छोड़ दूं। कुछ तो एक है कि 5-5 परीक्षाओं में, और सब के सब सामान्य परिवारों के हैं, सामान्य परिवार के बेटे बेटियां हैं। मैं और खजानदास जी पिछले दिनों धनौल्टी क्षेत्र में गए थे, जहां इनका पैतृक क्षेत्र स्थान है, जहां के पहले विधायक रहे हैं। और सच में हम गए थे वहां पर जौनपुर में, तो वहां पर कई सारे माता पिता हम लोगों को मिले जो कह रहे थे कि हम आपकी सरकार का धन्यवाद करते हैं, आपकी सरकार ने जो कानून बनाया उसके बाद हमारे बच्चों को चयन का अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, एक बड़ा अंतर मैं आपको बताऊं, पूज्य महाराज जी, और आज तो जब पूज्य संतों का आशीर्वाद हो जाए तो फिर क्या कह सकते हैं, कोई मंजिल जो है कठिन नहीं रह जाती है, हर मंजिल आसान हो जाती है पूज्य संतों के आशीर्वाद से। और देहरादून से आप सुन रहे थे सीएम धामी को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने सरकारी आवास मुख्य सेवक सदन में संत समाज के विशिष्ट प्रतिनिधियों, विशेषकर महामंडलेश्वर स्वामी यतेंद्रानंद गिरी महाराज का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया है। इस अवसर पर महामंडलेश्वर द्वारा मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधकर विशेष आशीर्वाद प्रदान किया गया, जिसमें राज्य एवं उनके दीर्घायु, सफलता और मंगल की कामनाएं शामिल थी। इस खुशी भरे अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने संतों के आशीर्वाद को उत्तराखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान में एक सकारात्मक संदेश बताया। तो वहीं कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शुभकामना संदेश सामने आया है। सीएम धामी ने इस पावन यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आनंदमय बनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देवभूमि पर आने वाले सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य महादेव की कृपा से ये यात्रा सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। सीएम धामी ने साफ किया है कि इस आस्था और भक्ति के महापर्व को सुरक्षित और भव्य रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने शिव भक्तों से अपील की है कि यात्रा के दौरान मां गंगा की निर्मलता बनाए रखें और समाज में अनुशासन की भावना के साथ प्रशासन को पूरा सहयोग दें। सीएम धामी ने अपने संदेश का अंत हर हर महादेव की जयघोष के साथ किया और ये बताया कि आस्था के इस पर्व को व्यवस्था और सहयोग के साथ ही सफल बनाया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। सावन के पवित्र माह में हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री व अन्य तीर्थ स्थलों से बोल बम के जयघोष के साथ जब लाखों शिवभक्त मां गंगा का जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं तो संपूर्ण उत्तराखंड आस्था, भक्ति और सेवा की भावनाओं से ओत-प्रोत हो जाता है। इस पावन अवसर पर मैं समस्त शिव भक्तों का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह यात्रा धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि अनुशासन, सेवा और आत्मसंयम की एक अनुपम मिसाल भी है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंप चलाएंगी। हर गांव में समिति बनाई जाएगी। समितियां अब 27 कार्य करेंगी। होम स्टे संचालन भी समितियों की ओर से किया जाएगा। सहकारिता मॉडल अब और ज्यादा मजबूत इसके जरिए हो पाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यूरिया खाद तक अब समितियां सीमित नहीं रहेंगी। उत्तराखंड में सहकारिता का विस्तार अब होने जा रहा है और हर पंचायत में नई समिति बनेगी। उत्तराखंड में सहकारिता के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश की सहकारी समितियां केवल खाद यूरिया बेचने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ये समितियां अब पेट्रोल पंप से लेकर होम स्टे तक संचालित करेंगी। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हर गांव और क्षेत्र पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियां बनाई जाएंगी और फिलहाल राज्य में 671 समितियां पहले से काम कर रही हैं और अब इसमें 27 नए कार्यों को जोड़ने का लक्ष्य पेश किया गया है। इस कदम से न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्वरोजगार और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा भी मिल पाएगा। पेट्रोल पंप, होम स्टे, कृषि यंत्र बैंक, ग्रामीण पर्यटन, लॉजिस्टिक सेंटर जैसे तमाम कार्य अब सहकारी समितियां अपने स्तर पर कर सकेंगी। तो कुल मिलाकर 671 समितियां जो है मौजूद हैं। ऐसे में हर पंचायत में अब एक और समिति बनाई जाएगी और इसके जरिए एक नया विकास बहता हुआ यहां पर नजर आएगा। होम स्टे संचालन में भी समितियों का एक अहम रोल होने वाला है। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड की नई उड़ान देखने को मिली है। सीएम धामी ने लेगेसी प्लान पर निर्देश दिए हैं। खेल अधोसंरचना का स्थायी उपयोग हो, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। खिलाड़ियों को निरंतर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएं, ये सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं। 8 शहरों में 23 खेल अकेडमियां बनाई जाएंगी। राज्य सरकार खेलों पर नई रणनीति बना रही है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद अब उत्तराखंड तैयार है खेलों की नई उड़ान के लिए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल क्षेत्र में स्थायी विकास और लंबी अवधि की योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को साफ निर्देश दिए हैं कि खेल अधोसंरचना का सतत और स्थायी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन संसाधनों का लाभ खिलाड़ियों को लंबे समय तक मिलता रहे। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार खेलों को लेकर नई दृष्टि और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, ताकि उत्तराखंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सके। सरकार की योजना के तहत राज्य के 8 शहरों में कुल 23 खेल अकेडमियां विकसित की जाएंगी, जहां खिलाड़ियों को निरंतर ट्रेनिंग और सुविधा और इसी के साथ मार्गदर्शन मिल पाएगा। यानी 8 शहरों में 27 नई अकेडमियां बनाई जाएंगी। खबर देहरादून से है, जहां किन्नरों द्वारा विभिन्न अवसरों पर जबरन बधाई के नाम पर वसूली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम परिसर में नारेबाजी करते हुए किन्नरों की मनमानी वसूली पर लगाम लगाने की मांग पेश की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि देहरादून में शादी, संतान जन्म, मकान निर्माण और आदि मौकों पर किन्नर समुदाय द्वारा मनमानी रकम वसूली जा रही है। इसे रोकने के लिए प्रशासन और नगर निगम को सख्त कदम उठाने चाहिए। कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि किन्नरों द्वारा बधाई के नाम पर की जा रही ये वसूली आम जनता के लिए परेशानी का कारण भी अब बन रही है। ऐसे में इसका समाधान निकाला जाए, ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कही गई है और इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। उत्तराखंड में मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और हर साल की तरह इस बार भी शासन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये बनकर आया है। लेकिन इस बार आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी साझा की है कि मानसून सीजन के मद्देनजर हर एक पहलू पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। सभी जिलों में ग्राउंड जीरो पर टीमें तैनात कर दी गई हैं और उन्हें सभी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मानसून के दौरान भूस्खलन, सड़क अवरोध और जलभराव जैसी समस्याएं लगातार सामने आती हैं। ऐसे में इस बार की तैयारी को लेकर सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए हर पहलू पर यहाँ पर मानसून को लेकर तैयारियां की गई हैं। और विनोद कुमार सुमन जो कि सचिव है, उनकी ओर से भी इस बारे में देखिए, अभी प्रदेश में आपदा को देखते हुए स्थिति पूरी तरह सामान्य है। चारधाम यात्रा मार्ग हमारे पूरी तरह से खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने की कार्यवाही जनपदों से की जा रही है, विभागों द्वारा की जा रही है। अगले 2-3 दिन में बरसात नॉर्मल है, जो बताया गया है।
इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। जब चेंजेस होंगे तो आपको समय से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल बरसात लगातार जारी है और पूरे प्रदेश में स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की सरगर्मी के बीच अब दोहरी वोटिंग को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद अब सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम नगर निगम या पालिका कि वोटर लिस्ट में है वे पंचायत चुनाव ना तो लड़ सकते हैं और ना ही मतदान कर सकते हैं। भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार और चुनाव आयोग कोर्ट के हर आदेश का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस बार पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी 52% से अधिक देखने को मिल रही है, जो एक सकारात्मक संकेत भी है। आदेश है उसका पालन किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कोर्ट ने कहा है उन सारी चीजों को जो है सरकार भी और हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। बाकी ये सही बात है कि दो जगह जो लोग वोटिंग करने का काम करते हैं, अगर किसी का नगर निगम में नगर पालिकाओं में नाम है, जिला पंचायत के चुनाव जाकर के अगर लड़ रहे हैं तो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो शिरोधार्य है और सरकार उसका पूरा पालन करेगी। और क्योंकि चुनाव सरकार ने पारदर्शिता से कराने के लिए अपना काम किया है और इस चुनाव में किसी भी तरह का कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के ज्यादा चिंतित सरकार है। और इसीलिए सारी जगह जो चुनाव हो रहे हैं बहुत ही निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो रहे हैं और हमारे लोग निर्विरोध भी जीत करके आ रहे हैं। देखिए, कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा और उत्तराखंड में बढ़ती नशाखोरी अब केवल प्रशासन या सरकार की नहीं बल्कि समाज की सामूहिक चिंता बन चुकी है। देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस गंभीर चुनौती के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। विधायक विनोद चमोली ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नशे के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सघन चेकिंग अभियान चलाने और नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। बता दें कि विधायक विनोद चमोली ने साफ किया है कि अब वक्त आ गया है जब समाज को भी आगे आना होगा। अगर हम अपनी भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाना ही होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी अपने क्षेत्र में नशे की बिक्री या फिर तस्करी की जानकारी मिलती है तो वह सीधे स्थानीय पार्षद या खुद उनसे संपर्क करें ताकि उन पर कड़ा एक्शन लिया जा सके। तरीके से कार्रवाई की जा रही है। आपके विधानसभा में भी आपने बहुत कार्रवाई को प्रोत्साहित किया है, किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरी विधानसभा के अंदर हम लोगों ने नशे को लेकर सघन अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ मद्रासी कॉलोनी है। ऐसे हमारे यहाँ जो दक्षिण रेस कोर्स में सी ब्लॉक का कुछ हिस्सा है जहाँ पर इस तरह का गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। इसी तरह मथुरावाले में जैसे हमारा सपेरा बस्ती है, वो तो बहुत ही बदनाम था इस काम के लिए। कल हम लोगों ने वहाँ पर एक अभियान चलाया है, वहाँ पर कुछ लोगों की पकड़ की है। तो ये पूरा अभियान मेरी विधानसभा के अंदर अभी अब ब्रह्मपुरी में हम ये करने वाले, ब्रह्मपुरी में भी चल रहा है, लोहिया नगर ब्रह्मपुरी भी हमारे टारगेट पर है, सुभाष नगर हमारे टारगेट पर है। तो जो भी ये जिस तरह का जहाँ भी नशे का कारोबार है, इस सब पर हमने एक अभियान छेड़ा हुआ है और बहुत बड़ा स्तर पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और पुलिस बहुत मुस्तैदी से जो नशे के व्यापार में लिप्त हैं उनको पकड़ रही है। और मैं लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि जिस किसी के पास कोई नाम हो जो नशे का व्यापार करता हो, तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। खासतौर पर ओवर साइज कांवड़ को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने सख्त चेतावनी जारी की है। कांवड़ यात्रा में इस बार अगर तय मानकों से बड़ी यानी कि ओवर साइज कांवड़ लेकर कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचता है तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी, कहा गया है। हरिद्वार पुलिस ने साफ कर दिया है कि शिव भक्ति का स्वागत जरूर है लेकिन नियमों का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने साफ साफ कहा है कि शांतिपूर्ण और मर्यादित कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और जो भी ओवरसाइज कांवड़ के साथ नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ये बात कही गई है।
देखिए, हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि कुछ जो 12 फीट से ऊपर की कावड़ों को बनाया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। इस संबंध में अंतर राज्य जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग्स में ये बात स्पष्ट तय हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और उत्तराखंड के में भी ये बात एक सहमति बनाई गई थी कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ों को किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो डीजे के मालिक हैं, जिनके द्वारा ये असेंबल किया जा रहा था, उनसे ये आग्रह किया गया है कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ वो ना बनाएं। इसको काफ़ी हद तक इन लोगों के द्वारा मान भी लिया गया है और उनको रिसाइजिंग किया जा रहा है। रिसाइज के बाद वो कावड़ यात्रा अपना सुचारू रूप से कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।